अरे पायल, ओ पायल, सुन रही है या कानों में रुई ठूंस रखी है? जी मम्मी जी बोलिए, नाश्ता बस बन ही रहा है। निर्मला ने चाय की एक लंबी सुड़की ली और मुंह बिचकाते हुए कहा, अरे नाश्ता वाश्ता बाद में देखिए, पहले यह बता, आज धूप निकलेगी या हम इसी फ्रीजर में जमकर बर्फ बन जाएंगे? देख तो जरा बाहर हल्की धूप आई है क्या? पायल ने खिड़की की ओर देखा। हाँ मम्मी जी, थोड़ी थोड़ी धूप तो दिख रही है, मौसम खुल रहा है। बस तो फिर आज नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो एक काम कर, वो जो बोरी में गेहूं रखा है ना धोने के लिए, उसे धोकर छत पर पहुंचा दे। आज मैं छत पर गेहूं सुखाऊंगी, इसी बहाने धूप भी सेक लूंगी और गेहूं का काम भी निपट जाएगा। इस सिलन भरे कमरे में तो मेरे जोड़ों का दर्द और बढ़ गया है। मम्मी जी गेहूं तो मैं ऊपर रखाऊंगी, पर आपको पता है ना, वो कल ही बगल वाले पोर्शन में नए किराएदार शिफ्ट हुए हैं। वो शर्मा जी बता रहे थे कि उर्मिला जी की फैमिली काफी बड़ी है। अब वो लोग भी आए हैं तो उन्हें भी तो छत पर जगह चाहिए होगी ना। पायल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निर्मला जी का पारा चढ़ गया। क्या बड़बड़ा रही है तू? है जगह चाहिए होगी? कैसी जगह, किसकी जगह? हम इस घर में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, 15 साल। जब ये मकान मालिक है ना, इसकी मूछें भी नहीं आई थी, तब से हम यहाँ किराया भर रहे हैं। छत पर हमारा अनकहे एग्रीमेंट जैसा कब्जा है। हम हमेशा से पूरी छत इस्तेमाल करते आए हैं और आगे भी हम ही करेंगे। नहीं मम्मी जी, सिखा कोई नहीं रहा, मैं बस ये कह रही थी कि वो भी किराएदार है तो हक तो उनका भी बनता है ना, शायद थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। खबरदार जो ये एडजस्ट शब्द मेरे सामने बोला तो। अरे एडजस्ट वो करेंगे जो नए आए हैं, तू ज्यादा दिमाग ना लगा। चुपचाप जाकर गेहूं की बोरियां और वो बड़ी वाली प्लास्टिक की शीट ऊपर रख करा। मैं देखना चाहती हूँ कौन रोकता है मुझे मेरी छत पर जाने से। और हाँ सुन, कपड़े धो दिए सारे? हाँ मम्मी जी, मशीन का आखिरी राउंड चल रहा है बस। ठीक है, जैसे ही मशीन रुके सारे कपड़े बाल्टी में भर लेना। एक एक इंच जगह घेर लेंगे आज। मैं भी देखती हूँ ये नए वाले अपनी दाल कहाँ गलाते हैं। निर्मला जी उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। उन्हें ठंड से बचना तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा मजा उन्हें इस बात में आने वाला था कि वो नए पड़ोसियों को पहले ही दिन अपनी पावर दिखा सके। हे भगवान, लगता है आज धूप सुकून की नहीं कलेश लेकर आएगी। निर्मला छत पर चली गई। छत पर धूप खिली हुई थी, सर्दियों की वो मीठी धूप जो बदन को सुकून देती है। उन्होंने छत के बिल्कुल बीचों बीच, जहां सबसे ज्यादा धूप आती थी, एक बड़ी सी प्लास्टिक की शीट बिछाई। उस पर उन्होंने गेहूं ऐसे फैला रखा था जैसे किसी नक्शे पर अपना साम्राज्य विस्तार कर रही हो। अरे चिंकी, मैं को उधर कोने में खेलो। खबरदार जो गेहूं पर पैर रखा तो अभी धोकर सुखाए हैं, गंदे किए ना तो टांगे तोड़ दूंगी। दादी आप गेहूं क्यों सुखा रही हो? अरे बेटा, सुखाकर पिसवाऊंगी, फिर आटा बनेगा, फिर रोटियां खाएंगे। मार्केट वाले आटे में तो मिलावट होती है। चलो उधर जाओ, मेरी धूप मत रोको। बच्चे डरकर कोने में चले गए। निर्मला जी इत्मीनान से अपनी शीट पर पालथी मारकर बैठ गई और धूप का आनंद लेने लगी। तभी उर्मिला जी छत पर आई। नमस्ते बहन, मैं उर्मिला। हम कहीं नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं। नमस्ते नमस्ते, पता है मुझे पूरी रात फर्नीचर खिसकाने की आवाज आ रही थी। बोलिए क्या काम है? काम तो कुछ खास नहीं था, बस धूप अच्छी निकली थी तो मैं भी थोड़ा ऊपर धूप सेकने आ गई। और मेरी बहू कपड़े लेकर आ रही है तो हमें भी कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। जगह? बहन जी आपको दिख नहीं रहा? पूरी छत पर तो गेहूं फैला है और उधर वो कोने में मेरे पापड़ सूख रहे हैं। जगह है ये कहाँ? अरे इतनी बड़ी छत है, थोड़ा सा गेहूं समेट लेंगी तो हम भी एक तरफ चटाई बिछा लेंगे। हम भी किराएदार हैं, हक तो हमारा भी बनता है। हक? देखो बहन जी, अभी आप नई नई आई हो और हम यहाँ 15 साल से हैं। छत का ये हिस्सा हमेशा से मेरा है। मैं अपना गेहूं क्यों समेटूं? आप कहीं और देख लो। कहीं और? कहाँ देख लो? बाकी जगह तो आपने गमले और कबाड़ रखा हुआ है। और नियम कानून मत सिखाइए। मकान मालिक ने हमें छत इस्तेमाल करने से मना नहीं किया है। हमने भी पूरा किराया दिया है, कोई मुफ्त में नहीं रह रहे। किराया दिया है तो अपने कमरे में रहो ना, छत पर भीड़ बढ़ाने की क्या जरूरत है? देख नहीं रही है मैं काम कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो। वाह, मतलब आप पूरी छत घेर कर बैठेंगी और हम क्या हवा में कपड़े सुखाएं? ये दादागिरी नहीं चलेगी बहन जी, थोड़ा एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर वही एडजस्ट वाला शब्द। मैंने तो अपनी बहू को भी कह दिया और आपको भी कह रही हूँ, मैं अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलूंगी। जिसको जो करना है कर ले। अब उर्मिला का भी पारा चढ़ गया था। वो कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अच्छा, तो आप नहीं हटाएंगी, ठीक है, मत हटाइए। अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ बैठने से कौन रोकता है। बहू, ओ बहू! उर्मिला ने सीढ़ियों की तरफ मुड़कर आवाज लगाई। तिया,
सारे गीले कपड़े लेकर आ जाओ ऊपर। और सुन, वो अचार के मर्तबान भी ले आना, आज हम भी यहीं बैठेंगे, बिल्कुल इनके गेहूं के बगल में। देखती हूँ किसकी जिद जीती है। खबरदार जो यहाँ भीड़ लगाई तो मेरे गेहूं में धूल उड़ी ना तो अच्छा नहीं होगा। धूल तो अब उड़ेगी बहन जी, आपने शराफत की भाषा समझी नहीं ना। छत की गुनगुनी धूप अब तपिश में बदल चुकी थी। शांति का माहौल खत्म हो गया था और महायुद्ध का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। करीब 10 मिनट बाद रिया एक बड़ी सी बाल्टी उठाए छत पर आई। मम्मी जी ये लीजिए कपड़े, मशीन से अभी निकाले हैं, बिल्कुल गीले हैं, कहाँ डालूं? अरे डाल दे यहीं, जहाँ जगह मिले वहीं डाल दे। ये सामने वाली तार खाली है ना, इस पर डाल दे। रिया ने जैसे ही एक गीली बेडशीट उठाई और निर्मला के सिर के ऊपर से गुजर रही तार पर डालने के लिए आगे बढ़ी कि निर्मला चीख पड़ी, रुक जा भाई, खबरदार जो उस तार को हाथ लगाया तो। क्या हुआ आंटी, आप तो ऐसे चीखी जैसे उसमें करंट हो। आंटे की बच्ची, तुझे दिखता नहीं नीचे मेरे गेहूं सूख रहा है? ये चादर से टप टप पानी गिरेगा तो मेरे गेहूं का क्या हाल होगा। हटो पीछे। पर आंटी मशीन के कपड़े हैं, पानी नहीं टपकेगा, और धूप इसी तरफ आ रही है, उस कोने में तो छाया है। मुझे नहीं पता, मेरी तार पर मेरे गेहूं के ऊपर बिल्कुल नहीं। जाओ नीचे अपनी बालकनी की रेलिंग पर सुखाओ, यहाँ मेरी छत गीली मत करो। बालकनी में धूप नहीं आती, और ये तार आपके पिताश्री ने नहीं लगवाई है, मकान मालिक की है। बढ़ियाई हुक्म झाड़ने वाली। मकान मालिक की है तो क्या, मैंने कह दिया ना यहाँ नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। पायल, पायल। निर्मला की आवाज सुनकर पायल भी ऊपर आ गई। जी मम्मी जी। देख रही है इनकी हिम्मत, मेरे गेहूं के ऊपर गीले कपड़े डाल रहे हैं। अरे तू खड़ी क्या है, वो दूसरी वाली तार पर अपनी साड़ियां फैला दे, पूरी तार भर दे। मम्मी जी वो तार तो पहले से भरी है। तो एक के ऊपर एक डाल दे, लेकिन जगह खाली मत छोड़ना। रिया और उर्मिला एक दूसरे को देखने लगी। उर्मिला ने एक गहरी सांस ली और रिया से कहा, रिया तू नीचे जा। देखा, समझ गई ना, जाओ जाओ नीचे जाओ। नीचे जा और स्टोर रूम से वो नई वाली नायलॉन की रस्सी और कील हथौड़ी लेकर आ। रस्सी? रस्सी का क्या करोगी? अब आप देखते जाइए बहन जी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। 5 मिनट के अंदर रिया रस्सी और हथौड़ी लेकर आ गई। उर्मिला ने छत के 2 खंभों के बीच ठीक निर्मला जी के बैठने की जगह के ऊपर एक नई रस्सी बांधने को कह दिया। अरे ये क्या बदतमीजी है, मेरे सिर के ऊपर रस्सी बांधोगी, मुझे धूप कैसे मिलेगी? अब धूप का ठेका आपने थोड़ी ले रखा है, आपने अपनी तार नहीं दी तो हमने अपनी बांध ली। अब इसमें हम अपनी चादरें, जींस, टॉवेल सब सुखाएंगे। रिया और उर्मिला ने फटाफट रस्सी बांधी और उस पर एक भारी भरकम गीली जींस और बेडशीट लटका दी। बेडशीट इतनी लंबी थी कि वो निर्मला जी के चेहरे के ठीक सामने झूल रही थी। रिया और कपड़े डाल दे, वो गीले टॉवेल भी। हवा चलेगी तो थोड़ा पानी इनके ऊपर भी छिड़क जाएगा, ठंडक मिलेगी बहन जी को। हाय राम, ये कैसी डायन आ गई मेरे पड़ोस में, मेरा पूरा गेहूं खराब कर दिया। रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। निर्मला जी ने गुस्से में अपनी चप्पल उठाई जैसे वो रस्सी काटने जा रही हो, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और रिया के हाथ से गीला मोजा छूटकर सीधा निर्मला जी की गोद में जा गिरा। हाय अब शगुन, मेरे साफ कपड़ों पर किसी का गंदा मोजा। अरे साफ है बहन जी, मशीन का धुला है, रख लो आशीर्वाद समझकर। छत पर अब कोहराम मच चुका था। ऐसे ही लड़ते झगड़ते शाम हो गई और जैसे ही छत से धूप गई वैसे ही इनका झगड़ा भी धीमा हो गया और सब अपने अपने घर में चले गए। अगले दिन रिया ने सारे कपड़े जल्दी जल्दी धोकर छत पर डाल दिए। अब पूरी छत रिया के कपड़ों से भर गई थी। थोड़ी देर में निर्मला जी अचार लेकर छत पर आई। हे राम, आज तो इन नास पिटियों ने पूरी छत भर दी। पायल एक काम कर, इनके कपड़े साइड करके हमारे कपड़े सुखा दे, और हाँ चिंकी मिंकू को भी छत पर भेज दे धूप में। जी मम्मी जी ठीक है। पायल ने निर्मला के कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया। थोड़ी देर में चिंकी मिंकू भी छत पर आ गए थे और बॉल से खेल रहे थे। दादी कैच। अरे ये तुम्हारी मिट्टी वाली गंदी बॉल मेरे पास मत फेंको, जाओ जाकर वहां खेलो। दादी आप यहाँ चटाई बिछा कर क्यों बैठी है? मैं यहाँ धूप खाने बैठी हूँ और मुझे शांति से बैठे रहने दो, जाओ दूर जाकर खेलो। पर दादी वहाँ तो नई आंटी के कपड़े सूख रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, वो लोग कौन से लाड साहब है, जाओ चुपचाप वहीं जाकर खेलो। देखो वहां धूप भी अच्छी आ रही है। अब बच्चे वहां खेलने लगे। ले मिंकू कैच पकड़। ओहो गिरा दी ना बॉल। अरे चिंकी ये तो नई आंटी के कपड़े पर दाग लग गया। उर्मिला जी के बेटे की शर्ट अब बच्चों की बॉल से गंदी हो चुकी थी। बच्चे भी घबरा गए। ओ तेरी मिंकू, ये तूने क्या किया? अब क्या होगा, वो आंटी तो बहुत चिल्लाती है।
शोर सुनकर निर्मला जी आई और जैसे उनकी नजर सीधा उस सफेद शर्ट पर पड़े कीचड़ के धब्बे पर गई, पहले तो वो चौंकी, फिर उनके चेहरे पर एक शरारती सुकून दिखाई दिया। अरे रे, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, सत्यानाश। निर्मला जी ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई सीढ़ियों से आ तो नहीं रहा। फिर उन्होंने बच्चों को इशारे से पास बुलाया। इधर आओ दोनों, गधे कहीं के। देख नहीं रहे वो नई वाली चुड़ैल, मेरा मतलब आंटी, कैसे लड़ने को तैयार बैठी है। दादी गलती से। चुप, एकदम चुप। अब जो हो गया सो हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना बॉल उठाओ और चुपचाप दबे पांव नीचे खिसक जाओ। लेकिन दादी अगर उन्होंने पूछा तो? अरे किसी ने कुछ नहीं देखा, कहना हम तो कब के नीचे आ गए थे, हमें नहीं पता ये शर्ट कैसे गंदी हुई। हो सकता है कौवे ने कर दी हो या हवा से गिर गई हो। तुम लोग ने अपना मुंह खोला ना तो मैं कह दूंगी जानबूझकर तुमने किया है, समझ गए? भागो यहाँ से। बच्चे डर के मारे अपना सामान समेटकर सीढ़ियों से नीचे भाग गए। निर्मला जी ने एक बार फिर शर्ट को देखा, उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी शॉल ठीक की और वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। अब आएगा मजा, बहुत शौक था ना मेरे सिर पर रस्सी बांधने का, भुगतो अब। करीब आधे घंटे बाद उर्मिला और रिया छत पर वापस आई। जैसे ही रिया की नजर शर्ट पर पड़ी, हाय राम मम्मी जी, ये देखो क्या हो गया। उर्मिला दौड़कर पास गई। सफेद शर्ट पर लगा वो बड़ा सा कीचड़ का धब्बा धूप में और भी बदनुमा लग रहा था। हे भगवान, ये क्या है? ये मिट्टी, ये तो अभी बिल्कुल साफ थी। ये जरूर उन शैतान बच्चों का काम है, अभी थोड़ी देर पहले यही क्रिकेट खेल रहे थे वो दोनों। निर्मला जी, जो अभी तक गहरी नींद का नाटक कर रही थी, शोर सुनकर ऐसे चौंकी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, मेरी नींद खराब कर दी। आंटी आप यहाँ सो रही थी और आपको पता नहीं चला। देखिए मेरे पति की शर्ट, 5,000 की शर्ट है ये। आपके पोते पोतियों ने इस पर कीचड़ पोत दिया। लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। मेरे चिंकी मिंकू तो कब के नीचे चले गए, वो तो बहुत सीधे बच्चे हैं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ये जरूर किसी कौवे ने किया होगा या हवा से उड़कर कुछ लग गया होगा। मेरे बच्चों पर इल्जाम मत लगा। कौवा क्या बॉल खेलता है? साफ दिख रहा है ये बॉल का निशान है। आपने ही करवाया होगा जलन के मारे। जलन? और मैं? अरे जाओ जाओ, अपनी गंदी शर्ट संभालो। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, सबूत है कोई? नहीं ना, तो चुप रहो। निर्मला की ये बात सुनकर रिया का सब्र टूट गया। उसे लगा कि ये बुढ़िया जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। अच्छा, सबूत चाहिए आपको? राहुल जी की शर्ट गंदी करके आप कौवे की कहानी सुना रही है? क्या समझ रखा है आपने? हम यहाँ किराए पर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी गुलाम हैं। हाँ, हम तो मकान के पुराने मालिक जैसे ही हैं। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? अभी बताती हूँ। जैसे मेरा कपड़ा गंदा किया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। रिया ने आओ देखा न ताओ पास ही तार पर सूख रही निर्मला जी की एक धुली हुई साड़ी को जोर से खींचा। चर्र की आवाज के साथ क्लिप टूटी और साड़ी नीचे जमीन पर आ गिरी। हाय मेरी साड़ी, क्या कर रही है तू डायन? रिया यहाँ नहीं रुकी, उसने अपनी पैर की चप्पल उतारी और जमीन पर पड़ी निर्मला की साड़ी पर जोर जोर से रगड़ दी। धूल और छत की गंदगी साड़ी पर छप गई। ये लो, हो गई आपकी साड़ी भी गंदी। अब आया मजा? जैसे को तैसा। शाबाश बहू, और उतार एक चादर, रगड़ दे उसे भी। हाय मैया, मार डाला। पायल, ओ पायल, दौड़ ऊपर। देखी चुड़ैलों ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरी साड़ी फाड़ दी। निर्मला जी ने दौड़कर रिया के बाल पकड़ने की कोशिश की। उधर उर्मिला बीच में कूद पड़ी। तीनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। चीख पुकार सुनकर नीचे से पायल दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में अभी भी कड़छी थी। मम्मी जी क्या हो गया? ये कैसा शोर है? देख पायल, इस कलमुई ने मेरी धुली साड़ी पर चप्पल रगड़ दी। आज तो मैं इसका खून पी जाऊंगी, छोड़ मुझे। तो आपने हमारी शर्ट क्यों खराब करवाई? पहले शुरुआत आपने की थी। इन लोगों के झगड़े को पूरा मोहल्ला अपने अपने छत से देख रहा था। तभी गुप्ता जी तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर आए। बस करो, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती? पूरा मोहल्ला छत पर चढ़कर तुम्हारा ये सर्कस देख रहा है। गुप्ता जी देखिए इस औरत को, इसने मेरी साड़ी अपने पैरों से रौंद दी, मेरी जगह हड़प ली। हम पुराने किराएदार हैं, हमारा हक। काहे का हक? भाई साहब आप इसका फैसला कीजिए, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। चुप, एकदम चुप। न पुलिस आएगी न कोई फैसला होगा। मैं तुम दोनों की रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुका हूँ। जब मैं सोता हूँ तो लड़ते हो, जागता हूँ तो लड़ते हो। मुझे शांति चाहिए। तो निकाल दीजिए इसे। निकालना तो मुझे सबको चाहिए, लेकिन मैंने कुछ और सोचा है। तुम लोगों को छत चाहिए ना, तो सुन लो मेरा फैसला। आज से ये छत किसी की नहीं। मतलब ये कि मैं आज ही अभी इसी वक्त यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहा हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का मुफ्त का सन बात। अब यहाँ कमरे बनेंगे और मैं उन्हें किराए पर चढ़ाऊंगा
कम से कम और पैसा तो आएगा, ये सिरदर्दी तो नहीं मिलेगी। अरे भाई साहब ऐसा मत कीजिए, हम कपड़े कहाँ सुखाएंगे, हम धूप कहाँ सेकेंगे, सर्दियों में तो हम मर ही जाएंगे। वो तुम जानो, सड़क पर सुखाओ या अपने सिर पर, मुझे कोई मतलब नहीं। छोटू वो ईंटें ऊपर ले आओ और सीमेंट का मसाला यहीं बीच में बनाना, काम अभी शुरू होगा। गुप्ता जी के इस फरमान ने दोनों को साफ सुंघा दिया। निर्मला और उर्मिला जो अभी एक दूसरे को मारने पर उतारू थी, अब लाचार होकर एक दूसरे को और फिर गुप्ता जी को देख रही थी। गुप्ता जी चले गए और छत पर मजदूर काम करने लगे। अब उर्मिला जी और निर्मला जी को थक हार कर अपना अपना सामान छत से हटाना पड़ा और नीचे जाना पड़ा। 2 दिन बाद सुबह धूप तो खिली थी पर अब छत नहीं थी। निर्मला जी नीचे गैराज में अपनी चारपाई डालकर बैठी चिप्स सुखा रही थी, तभी बाइक का हॉर्न बजा। आंटी प्लीज ये चारपाई हटाइए, मुझे बाइक पार करनी है। कहाँ हटाऊं? दिख नहीं रहा? पूरे घर में बस यही जरा सी धूप आ रही है, चिप्स काले पड़ जाएंगे। बाइक बाहर सड़क पर लगा दे। तभी पीछे से उर्मिला आ गई। बाहर क्यों लगाएगा मेरा बेटा? गैरेज का किराया दिया है हमने, हटाओ अपनी ये दुकान। छत तो खा गई, अब क्या गैराज पर भी कब्जा करोगी? गैराज सबके लिए है, जहाँ धूप वहाँ हम। पहले आओ पहले पाओ। अच्छा राहुल, तू बाइक यहीं लगा, एकदम चिप्स के ऊपर। मैं भी देखती हूँ कैसे सूखते हैं ये। खबरदार जो आगे बढ़ा था मैं टायरों की हवा निकाल दूंगी। दोनों फिर शुरू हो गई, वही चीखना वही चिल्लाना। दूर खड़े गुप्ता जी अपने नौकर के साथ ये तमाशा देख रहे थे। नौकर ने पूछा, मालिक ये तो फिर शुरू हो गए, अब क्या करें? गैराज भी तोड़वा दे क्या, या आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी करेंगे? अरे नहीं भाई, मैं समझ गया हूँ, इन्हें धूप या छत नहीं चाहिए, इन्हें बस लड़ने के लिए एक मैदान चाहिए। लड़ते रहने थे, अपना किराया तो आ ही रहा है। गुप्ता जी अपनी जेब में हाथ डालकर सीटी बजाते हुए निकल गए। पीछे गैराज में निर्मला और उर्मिला की आवाजें गूंज रही थी। हटो, नहीं हटूंगी। किराएदारों का युद्ध जारी था, बस जगह बदल गई थी। अरे वाह, क्या बात है, खाना तो बनकर तैयार हो गया। इस आलू मटर गोभी की सब्जी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो सारे घर वाले जब मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो मेरी तारीफ करते थकेंगे नहीं। मोनिका ये बोलती है और उसके बाद दराज में रखा हुआ नारियल का तेल निकालती है। वो उस नारियल के तेल को बनी हुई सब्जी में डाल देती है। थोड़ी ही देर में पूरी सब्जी में नारियल की खुशबू फैल जाती है और वो कहती है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आज जब ससुराल वाली सब्जी को खाएंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरी तारीफ करते थकेंगे भी नहीं। अब मोनिका ये बोलने के बाद तुरंत ही सब लोगों के लिए खाना परोस देती है। उसकी जेठानी ने रोटियां बनाई थी और उसने सब्जी बनाई थी। जैसे ही उसकी सास ने वो सब्जी खाई तो वो कहने लगी, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तूने, इसमें से बदबू क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तूने इसमें गलती से सरसों तेल की जगह नारियल का तेल डाल दिया है। इसमें से नारियल तेल की महक आ रही है। मम्मी जी, गलती से नारियल का तेल नहीं डाला है, मैंने जानबूझकर इसमें नारियल का तेल डाला है। क्या हो गया है मोनिका तुमको? अरे सब्जी में भी कोई नारियल का तेल डालता है क्या? ऑलिव ऑयल सुना है, वर्जिन ऑयल सुना है, सरसों का तेल सुना है, घी भी सुना है, चलो रिफाइंड भी सुना है, लेकिन नारियल का तेल डालकर कौन सब्जी बनाता है? और इस सब्जी को खाकर तो लग रहा है जैसे तुमने नारियल तेल सब्जी के ऊपर से डाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी, ऊपर से ही डाला है। दरअसल मुझे मेरी एक सहेली मिली थी, उसने YouTube वीडियो देखकर बताया था कि अगर सब्जी बनाने के बाद उसमें ऊपर से नारियल का तेल डाल दो तो उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। न जाने तुम अपनी सहेलियों की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनना कब छोड़ोगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें किसने कहा कि नारियल का तेल सब्जी के ऊपर ऐसे डालने से उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है? बल्कि सब्जी का स्वाद तो खराब हो गया है। अब सब लोग मिलकर मोनिका की बुराई करने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली जाती है और कहती है, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो हर कोई मेरी बुराई करने लगता है, लेकिन मेरी जेठानी वो तो मुझ पर किसी टीचर की तरह रौब जमाती है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर वाले भी उन्हीं का साथ देते हैं, जैसे उन्हें ही ढंग से खाना बनाना आता है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मोनिका को अब सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी जेठानी पर आ रहा था और वो यही सोच रही थी कि उसके घर वाले उसकी जेठानी से उसकी तुलना करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब मोनिका और अभिनव अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो मोनिका को मच्छर काटने की वजह से नींद नहीं आती है। अरे रात के 1 बजे किस खुशी में तालियां बजा रही हो? किसी का बर्थडे है क्या जो तुम्हारे हाथ तालियां बजाने से रुक नहीं रहे? इन मच्छरों की जान लेने की कोशिश कर रही हूँ। उफ, कितने मच्छर काट रहे हैं मुझे तो नींद नहीं आ रही। पता नहीं इन्हें कैसे नींद आ रही है। न जाने तुम्हें क्या दिक्कत है, हर चीज से परेशान रहती हो तुम। मोनिका खैर सो जाओ, और अगर ये तालियां ही बजानी है तो बाहर जाकर बजाओ। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मेरी नींद खराब मत करो। अब मोनिका कुछ नहीं कहती और बाहर ड्राइंग रूम में जाकर चादर तानकर सो जाती है।
मच्छर मारने की दवा छिड़कने के बाद भी मच्छर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस बात से मोनिका बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन जब वो शॉपिंग पर जाती है तो उसे उसकी दोस्त सोनिया मिलती है। अरे क्या बात है मोनिका, तेरा चेहरा तो बिल्कुल उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कल रात को तू सो नहीं पाई। क्या हुआ, पति से लड़ाई हो गई थी क्या जो तुझे नींद नहीं आई? यार पति से लड़ाई तो अक्सर होती रहती है और मैं तो लड़ाई करके भी चादर तान कर सो जाती हूँ। दरअसल बात ये है कि कल रात को मुझे बहुत मच्छर काट रहे थे और मुझे नींद ही नहीं आई। बहुत परेशान हो गई मैं तो। बस इतनी सी बात? अरे पागल लड़की, जब भी मच्छर काटे तो पूरे घर में धुआं कर लिया कर। तुझे पता है धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं और आधे मच्छर बेहोश हो जाते हैं, फिर पूरी रात सब आराम से सोते हैं। तुझे ये सब कैसे पता? तू भी मच्छर भगाने के लिए घर में धुआं करती है क्या? हाँ, और तुझे पता है नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है अगर घर में धुआं कर लिया जाए। मैं तो अपने घर में धुआं कर देती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और नेगेटिव एनर्जी दूर रहे और मेरे बच्चों, पति और घर वालों को मच्छर भी ना काटे। सोनिया ये बोलकर चली जाती है और मोनिका को उसकी ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। अब उसने भी सोच लिया था कि वो भी अपने घर में धुआं कर देगी। उसी रात को वो गोबर के बहुत सारे उपले लेकर आती है और उसके बाद उन्हें एक बड़े से तसले में जलाकर पूरे घर में धुआं धुआं कर देती है। थोड़ी ही देर में सारे घर वाले खांस खांस कर बेहाल हो जाते हैं और मोनिका के ससुर सब लोगों के साथ बाहर आकर कहते हैं, ये सब क्या कर रही हो मोनिका बेटी? कहीं आग लग गई है क्या? ये इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है? मोनिका सच बता, अब तुझे किसने पट्टी पढ़ा दी है? पूरे घर में धुआं क्यों कर रही है तू? कोई नया नुस्खा सीख कर आई है ना? सच बता। मोनिका, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि जब भी कोई ऐसा वैसा कुछ भी करने का सोचो तो पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। दीदी, ये सब कुछ मैंने इस घर के भले के लिए ही किया है। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और मच्छर भी नहीं आते। देखना थोड़ी देर में घर के सारे मच्छर मर जाएंगे। मच्छरों का तो पता नहीं मोनिका, लेकिन अगर तुमने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो हम जरूर मर जाएंगे। अरे इस धुएं में तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पहले ही शहर की हवा में कम प्रदूषण है क्या जो तुम घर में प्रदूषण कर रही हो? बंद करो ये सब। अंकिता भाभी, अब घर की सारी खिड़कियां खोल दो, ये औरत तो पागल हो गई है। अब अंकिता और उसकी सास घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल देती है। ये सब कुछ देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने मन में कहती है, काश ऐसा होता कि ये जेठानी देवरानी होती। जब देखो इसी के घर में चलती रहती है। कोई तो मेरी बात पर ना यकीन करके राजी है और ना ही मेरी बात मानने को राजी है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब लोगों से। मोनिका की आंखों में उतरा हुआ गुस्सा उसकी सास और उसकी जेठानी को भी साफ साफ नजर आ रहा था। इस बात को बीते अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन मोनिका अपने लिए शादी में पहनने के लिए एक सूट लेने जाती है और तभी वहाँ उसे उसकी सहेली नेहा मिलती है। क्या बात है मोनिका, तेरा चेहरा तो बहुत ज्यादा उतरा हुआ लग रहा है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या घर में? मेरे घर में तो कुछ न कुछ अजीब चलता ही रहता है। तू बता, तेरे घर में क्या चल रहा है? सुना था तेरी जेठानी से तेरी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। अब कैसा है सब कुछ? क्या बताऊं यार, मेरी तो लॉटरी लग गई। मेरी जेठानी से मेरी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। फिर मुझे एक दिन एक साधु बाबा के बारे में पता चला। वो एक दवा देते हैं, उस दवा को देने से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मेरी जेठानी मेरे सामने अपना मुंह भी नहीं खोलती और खोलती है तो सिर्फ खांसती रहती है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती है तूने? हाँ, अरे यार तुझे नहीं पता, मेरी जो जेठानी है ना वो मुझसे बहुत ज्यादा बहस करती थी। फिर मैं एक साधु बाबा के पास गई, उन्होंने मुझे एक दवाई दी और वो दवाई मैंने अपनी जेठानी को दे दी तो उसने मुझसे बिल्कुल भी लड़ना बंद कर दिया। अब वो जब भी मुझसे लड़ने की कोशिश करती है उसे खांसी होने लगती है। यार जो हाल तेरा था वही हाल लगभग मेरा है। तू मुझे भी उस साधु बाबा के पास लेकर चल, मुझे भी वो दवाई चाहिए जो तूने अपने जेठानी को दी थी। बस इतनी सी बात? चल मैं तुझे उस साधु बाबा के पास लेकर जाऊंगी। वो हफ्ते में एक बार ही बैठते हैं, शुक्रवार को। और देख तेरे नसीब में तेरी जेठानी से छुटकारा मिलना लिखा है, तभी तो कल शुक्रवार है। अब मोनिका अपने घर में बहाना बनाकर अगले दिन नेहा के साथ साधु बाबा के पास चली जाती है और साधु बाबा को अपनी सारी समस्या विस्तार से बताती है। साधु बाबा उसकी समस्या सुनने के बाद कहते हैं, देख बच्ची, तुझे तेरे जेठानी से छुटकारा तो मिल जाएगा। मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा जिससे तेरी जेठानी दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जाएगी और वो जब बूढ़ी हो जाएगी तो वो ना ही तुझसे बहस कर पाएगी और ना ही तेरी तरह फुर्ती से सारे घर का काम कर पाएगी। के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ जाएगी। हाँ बाबा, मैं यही चाहती हूँ। आप जल्दी से कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे वो दवा चाहिए।
लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर मैंने तुम्हें वो दवाई दे दी तो उसका कोई भी विपरीत तोड़ नहीं होगा। उसके बाद तुम चाह कर भी उस चीज को बदल नहीं पाओगी। नहीं बाबा, मुझे कोई तोड़ नहीं चाहिए। बस आप ऐसा कर दीजिए जिससे मेरे घर में मेरी चलने लग जाए और मेरी जेठानी को अकल आ जाए। अब साधु बाबा उसे एक पुड़िया देते हैं और कहते हैं, ये लो, इस पुड़िया को उसके खाने में मिलाकर दे देना। इस पुड़िया को खाने से धीरे धीरे वो बूढ़ी होने लगेगी और उसके बाद तुम उस घर पर अपना राज चला पाओगी। मोनिका ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसे एहसास होता है कि शायद अब वो अपनी जेठानी से छुटकारा पा सकती है। वो घर आती है और जिद करके सब लोगों के लिए दाल चावल बनाती है। वो अपनी जेठानी को स्पेशल खुद दाल चावल परोस कर देती है। उसकी जेठानी भी 2 कटोरी दाल ऐसे ही पी जाती है। अगले दिन उसकी जेठानी के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी देखिए जरा, क्या हो गया है? ये तो अनर्थ हो गया। अरे कोई तो आओ, देखो ये क्या हो गया। सब लोग उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अंकिता के कुछ बाल सफेद हो गए थे और अंकिता रोए जा रही थी। देखिए ना माँ जी, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। अभी 28 साल की उम्र में मैं बूढ़ी लगने लगी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बाल इतनी जल्दी सफेद हो जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है माँ जी। अरे बहू, बेकार में क्यों परेशान हो रही है? आजकल तो 5 साल के बच्चों के बाल भी सफेद हो जाते हैं। तुझे इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा समय दे, अपने आप ही काले हो जाएंगे। वहीं मोनिका अपने मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि बाबा का दिया हुआ नुस्खा काम कर गया। वो खुद से अपने मन में कहती है, अब तो मेरी जेठानी के बाल सफेद हो गए हैं। धीरे धीरे वो बुढ़िया होने लगेगी और उसके बाद इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। कोई भी मुझ पर अपना हुक्म नहीं जमा पाएगा। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक ही अंकिता सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। उसकी कमर बहुत ज्यादा झुकी हुई थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसे ऐसे चलते हुए देखकर नैना कहती है, क्या बात है बहू, तू इस तरह से झुककर क्यों चल रही है? तेरी कमर में दर्द हो गया है क्या? माँ जी देखिए ना क्या हुआ। 28 साल की उम्र में 80 साल की चाल हो गई है मेरी। ढंग से सीधा होकर चला ही नहीं जा रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। अचानक ही मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, जबकि अभी मेरी उम्र तो बहुत बाकी है। बहू, हो सकता है ज्यादा काम करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। एक काम कर, कुछ दिन मोनिका बहू घर में सब कुछ संभाल लेगी और तू बस आराम कर। मुझे तो अब तेरी चिंता होने लगी है कि तेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ये सारी बातें वहीं पास में खड़ी हुई मोनिका भी सुन रही थी। उसे शुरू में तो बहुत मजा आता है, लेकिन अब बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर उसकी जेठानी अंकिता के साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। ऐसे ही एक दिन जब अंकिता अखबार पढ़ रही थी तो अचानक ही उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो जाता है और उसे अपने चश्मे से दिखाई देना बंद हो जाता है। अंकिता मोनिका से कहती है, मोनिका देखो ना, मुझे क्या हो गया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये चश्मा तो जैसे काम कर ही नहीं रहा। रोज तो मैं यही चश्मा लगाकर अखबार पढ़ती हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भाभी, हो सकता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया हो। आप एक काम करिए, माँ जी का चश्मा लगाकर देखिए, शायद उससे आपको नजर आ जाए। अब अंकिता पास में ही रखा हुआ अपनी सास का चश्मा उठाती है और उसे लगा लेती है, जिसे लगाने के बाद उसे सब कुछ नजर आने लगता है। ओह मोनिका देखो ना, माँ जी का चश्मा तो मुझसे ज्यादा नंबर का था और अब मुझे उससे नजर आ रहा है। इसका मतलब मेरी आंखों का नंबर भी बढ़ गया है। पहले मेरे बाल सफेद होने लगे, मेरी कमर झुक गई और अब मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अगर वक्त से पहले मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अंकिता ये बोलती है और उसकी बात सुनकर मोनिका को बहुत अफसोस होता है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद को पश्चाताप की अग्नि में झोंकते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब कुछ मुझसे क्या हो गया? अगर सच में दीदी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई और उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चे का और उनके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, आखिर मैंने दीदी से जलन में अंधे होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे जल्द से जल्द साधु बाबा से जाकर बात करनी होगी। अगर उन्होंने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया है तो वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। कल ही शुक्रवार है, मैं जाकर उनसे बात करके आऊंगी और इस समस्या का समाधान भी लेकर आऊंगी। अब मोनिका अगले ही दिन यही करती है और वो साधु बाबा के दरबार में पहुंच जाती है और साधु बाबा को अपनी सारी परेशानी बताती है और साधु बाबा उसकी परेशानी सुनने के बाद कहते हैं, अरे बच्ची, वो साधु बाबा की जादुई दवाई थी जो एक बार किसी पर असर कर ले तो उसका कोई भी तोड़ नहीं होता। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तेरी जेठानी को दिन प्रतिदिन बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं साधु बाबा, मुझ पर दया कीजिए, कुछ भी हल निकालिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी जेठानी को कुछ भी हो जाए। मैंने जलन में अंधे होकर जो भी कुछ किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बाबा के पास इस बात का कोई तोड़ नहीं होता है और वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं।
ये सब कुछ देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि अंकिता दीदी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, जैसे उनकी कमर में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहां पर उसकी सहेली नेहा भी आ जाती है, जिसने उसे साधु बाबा के बारे में बताया था। ये सब कुछ देखकर नैना कहती है, बहू, तुझे हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल ये सब कुछ हमारी चाल थी। हमने सोचा था कि हम तुझे ऐसे ही सबक सिखाएंगे, क्योंकि तू अपनी जेठानी से बहुत ज्यादा जलने लगी थी, इसलिए हम सब ने जानबूझकर तेरे साथ ये चाल चली। वो साधु भी हमारे साथ मिला हुआ था और नेहा भी। इसका मतलब दीदी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो दिन प्रतिदिन बूढ़ी नहीं हो रही है। दरअसल हमारी आंखों ने तुम्हारी आंखों में उठने वाली उस जलन को देख लिया था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब हमने तुम्हारी आंखों में उस पश्चाताप को भी देख लिया है, जो अब तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बाहर आ रहा है। हमें एहसास हो गया है मोनिका कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तभी तो तुम अपनी गलती को सुधारने के लिए साधु बाबा के पास गई थी। अब मोनिका को अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो अपनी जेठानी अंकिता के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी। दरअसल मैं लोगों की बातों में आ गई और आपसे जलने की वजह से अंधी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप हमारे जीवन में कितना ज्यादा मूल्य रखती हैं और हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोनिका बहू, सास और परिवार के अंदर छोटी मोटी जलन तो चलती रहती है, लेकिन उसकी वजह से रिश्तों को खराब करना बिल्कुल गलत होता है। पर हमें खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। आज के बाद हमारे परिवार के बीच में या रिश्तों के बीच में कोई भी दरार आए तो तुम सीधा आकर मुझसे बात कर लेना। कभी भी हिचकिचाना मत, लेकिन कभी भी ऐसे किसी रास्ते पर मत निकलना जहाँ निकलकर तुम्हें धोखा ही मिले या फिर लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएं, जैसे कि उस साधु ने तुमसे पैसे हड़प कर पहुंचाई थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया दीदी। आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। हम सब साथ में मिलकर रहेंगे और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि काश मेरी जेठानी मेरी देवरानी होती। अब मोनिका अपने सभी ससुराल वालों से माफी मांगती है और सब लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोगों की बातों में आकर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देती है और हर चीज में समझदारी से निर्णय लेने लगती है। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर उसके ससुराल वाले भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं।